जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। मैं शंभू आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु एकेडमी क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल हमने इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर का अध्ययन किया था, जिसका नाम था भारतीय संविधान का निर्माण। हम इस चैप्टर का पहला क्लास देख चुके हैं, आज ये क्लास दूसरा बनने वाला है। तो हमने पिछले अध्याय में उद्देश्य प्रस्ताव तक अध्ययन किया था। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव तक कल हम कुछ देखे थे, आज हम इसके बारे में और भी संक्षिप्त जानते हैं। चलिए, तो उद्देश्य प्रस्ताव देखिए। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। दोस्तों, हम कल बताए थे कि हमारे संविधान का एक मूल ढांचा, जो कहते हैं ना मूल ढांचा, वह इस उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से पेश की गई थी। तो 13 दिसंबर 1946 को इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जिसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले अपने देश के हित में सोचा गया कि हमारा देश कैसा हो। तो हमारे देश के बारे में सोचा गया कि देश हमारा संघीय राज्य की परिकल्पना की गई थी। संघीय राज्य की परिकल्पना संघीय राज्य की परिकल्पना की गई थी। और इसमें बताया गया था कि जो एक संघीय राज्य की जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है, तो इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो स्वायत्त इकाइयों के पास रहेगी। किंतु जो सर्वोपरि होगा, इस देश का जो सर्वोपरि, जो एक नेता को चुनने के लिए या राष्ट्र को चलाने के लिए, किसी मनपसंद नेता को चुनने के लिए, यानी कि देश का सर्वोपरि किसके हाथों में रहेगा, तो वह जनता के हाथों में रहेगा। सारा बागडोर किसके हाथों में रहेगा, तो जनता के हाथों में रहेगा। तो है ना, तो ये प्रभुता है ना, जी प्रभुता जनता को बनाया गया। प्रभुता जनता को बनाया गया, यानी कि जनता के हाथों में होगी, है ना। संघीय राज्य की कल्पना की गई, इसमें अवशिष्ट शक्तियाँ स्वायत्त इकाइयों के पास रहेगी, किंतु इस देश का सर्वप्रभुता कौन होगा, तो जनता होगा। इसलिए हमारा उद्देश्य प्रस्ताव शुरू होता है, हम भारत के लोग, है ना। तो बहुत सोच समझ के इसको तैयार किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसके आगे अगर हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हम जानते हैं, है ना। उसके बाद अवसर और कानून के समझ समानता की बात कही गई थी। फिर विश्वास अभिव्यक्ति की बात कही गई थी, है ना। आस्था एवं संगठन बनाने की बात कही गई थी, और इसमें कार्य करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, मेंशन किया गया था, है ना। तो देखिए, इसमें कुछ बातें लिखते हैं, है ना। सामाजिक हो गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, है ना। और क्या बोलते हैं अवसर एवं कानून के समझ समानता, ये सब बात कही गई थी, है ना। इसके 2-3 बात और लिखते हैं। विश्वास, अभिव्यक्ति और विश्वास, है ना। आस्था, क्योंकि हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, है ना, मानने वाले लोग हैं, अनेक प्रकार के समुदाय हैं। तो आस्था की समानता, संगठन बनाने, है ना, संगठन बनाने, और क्या बोलते हैं, कार्य करने की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। किसे, इस उद्देश्य प्रस्ताव में बात कही गई थी। और भी महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जो आगे समझते हैं। देखिए, इसमें और भी बात कही गई, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश बहुत, इसमें क्या बोलते हैं, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, है ना, इसी के समझ में DRM के न जाने कितने संघर्ष किए, फिर भी आज तक हमारे देश से, हमारे राज्य से जाति धर्म नष्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम लोग नष्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ऊंच नीच की मन में हमेशा एक भावना जगा रहता है। तो यहाँ देखिए, तो अल्पसंख्यक हो, इसीलिए अल्पसंख्यक हो, जो कम वर्ग के लोग हैं, जो मान लीजिए किसी समुदाय के, कम समुदाय के कोई लोग हैं, तो उसको अल्पसंख्यक कहेंगे। जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, कम संख्या वालों को अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक हो गया, SC हो गया, ST हो गया, एवं ST एवं अन्य जितने भी पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, इन सभी को पर्याप्त सुरक्षा, है ना, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान
प्रदान की जाए, प्रदान की जाए, प्रदान की जाए, प्रदान की जाए, है ना, प्रदान की जाए, ऐसी बातें की परिकल्पना की गई थी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में। अब इन सब बातों को जब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में रखा तो सर्वसहमति के द्वारा इसे भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसहमति के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। एक बार फिर से इसको समझिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसमें हमारे संविधान के मूल ढांचा को पेश किया गया था और देश के बारे में कल्पना की गई थी कि हमारा जो देश होना चाहिए वो संघीय राज होना चाहिए। संघीय राज की कल्पना की थी, है ना, जिसका अवशिष्ट शक्तियाँ हो स्वायत्तों के पास हो, लेकिन इसका वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में हो। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, संगठन, है ना, की स्वतंत्रता दी गई थी। और इन सभी बातों को सर्वसहमति के द्वारा जितने भी मेंबर थे उन्होंने, है ना, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। जब इसे स्वीकार कर लिया जाएगा तो अब यहाँ से महत्वपूर्ण बातें चालू होगा, जो बनेगा प्रारूप समिति का निर्माण। अब यहाँ से होगा प्रारूप समिति का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे अध्ययन करते हैं, है ना। अगला पॉइंट इसको लिखते हैं। पॉइंट नंबर हमारा हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 तक अध्ययन करें। पॉइंट नंबर 5, ये आप लोग सारे कॉपी में अगर नोट कीजिएगा तो इसी पॉइंट बना के कीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में अच्छा हो ना। अपने इच्छा के अनुसार देख लीजिएगा आपको कैसे अच्छा लगता है ना। तो प्रारूप समिति, अब हम समझेंगे प्रारूप समिति। अब हम प्रारूप समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका जानते हैं सर्वोपरि जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया डी आर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, कुछ अध्यक्ष बनाया गया। और इनको सहयोगी के रूप में अन्य 6 सदस्य भी इनके सहयोगी के रूप में चुने गए, जिसमें अध्यक्ष डी आर अम्बेडकर को बनाया गया एवं अन्य 6 सदस्य इनके सहयोगी के रूप में काम करेंगे। और उन 6 का नाम जानिए, क्योंकि पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है यहाँ से 6 का नाम पूछेगा। तो एक तो हो गए डी आर अम्बेडकर और अन्य 6 में जेकरा में सबसे पहले एन गोपाला स्वामी अयंगर, शॉर्टकट में नाम लिखते हैं, है ना, गोपाला लिख देते हैं पूरा, गोपाला स्वामी। दूसरा अलादी कृष्णा स्वामी। तीसरा है डॉक्टर के एम मुंशी। तीसरा। चौथा इनका है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो सादुल्ला लेते हैं, सादुल्ला। उसके बाद पांचवा थे एन माधव राव। ये बात ध्यान पे यहाँ पर लिखिएगा, ये जो आए थे ये बीएल मित्र के जगह आए थे, बीएल मित्र के स्थान लिए थे। उसके बाद छठा टीटी कृष्णा स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णा मचारी लिखना, टीटी कृष्णा मचारी। ये आए थे डीपी खेतन का स्थान लिए थे। डीपी खेतन की मृत्यु के पश्चात आए थे, डीपी खेतन की मृत्यु के बाद आए थे, इनके स्थान इनकी टीटी कृष्णाचार्य इनके स्थान ही ग्रहण किए थे, है ना। तो इतना बात, 6 नाम याद रखेगा, है ना। प्रारूप समिति में मुख्य रूप से किन अध्यक्ष कौन चुना गया? डी आर अम्बेडकर को चुना गया और इनके 6 सहयोगी, जिसमें गोपाल स्वामी, कृष्णा स्वामी, डॉक्टर के एम मुंशी, सादुल्ला, एन माधवराव, बीएल मित्र के स्थान इन्होंने लिया और टीटी कृष्णाचार्य डीपी खेतन का स्थान इन्होंने लिया, है ना। तो इन 6 सदस्यों ने मिलकर प्रारूप समिति का मूल ढांचा जो तैयार किया जाएगा, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाएगा, जो संविधान तैयार किया जाएगा, इन्हीं 6 व्यक्तियों के निर्देश में तैयार किए जाने वाले हैं। लेकिन अब डॉक्टर अम्बेडकर से एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखिएगा, नोट में इसको याद रखिएगा। देखिए, डी आर अम्बेडकर जब चुनाव जीत कर आए थे तो यह आए थे
आज के डेट में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो बांग्लादेश बना यानी कि पूरी उस समय उसमें क्या बोलते हैं उसको, पूर्वी पाकिस्तान था, आज के डेट में बांग्लादेश, हम पाकिस्तान बोलते हैं, गलती हो गया है ना। तो आज के डेट में बांग्लादेश और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था तो पूर्वी बंगाल चल गया था, पाकिस्तान को मिल गया था। तो इस प्रकार से इनकी सदस्यता वहाँ से ख़त्म हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान के क्षेत्र में चल गया था। अब इनका चुनाव मुंबई के पुणे से हुआ। जब ये संविधान प्रारूप समिति का जब निर्माण करेंगे तो अध्यक्ष के रूप में चाहिए, इनकी संविधान सभा की कोई तो समिति चाहिए सदस्य के रूप में। तो इनका चुनाव पुनः मुंबई के पुणे से, मुंबई के पुणे से, हम जल्दी जल्दी में बोलते हैं, फिर से इसको समझाते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान विभाजन के दौरान जो बंगाल था पूर्वी पाकिस्तान को मिला, यानी कि पाकिस्तान को मिला। तो बंगाल विभाजन हो जाने के बाद जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान हो गया। इस प्रकार से वहाँ से इनकी सदस्यता खत्म हो गई। तो इनको संविधान के प्रारूप समिति में सदस्य के रूप में नामित होने के लिए पुनः इनकी चुनाव करवाई गई थी मुंबई के पुणे से। और उस स्थान पर जो मुंबई के पुणे में जहाँ से इनकी सीट की चुनाव हुई थी, उस स्थान पर एम आर जयकर थे। एम आर जयकर को इस्तीफा दिलाकर वहाँ से चुनाव करवाया गया और वहाँ से जीते। अब तब इस संविधान सभा के सदस्य के रूप में फिर यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, है ना, नामित किया गया, है ना। तो बात को ध्यान में रखिएगा। इनकी चुनाव कहाँ से हुई थी? बंगाल से हुई थी, लेकिन पाकिस्तान विभाजन होने के कारण वहाँ चल गया, है ना। तो इनकी पुनः चुनाव मुंबई के पुणे से, और जहाँ पे सीट पर कौन थे? एम आर जयकर थे। इनको हटाकर, इनको इस्तीफा दिलाकर इनकी चुनाव कर फिर यहाँ पे इन्होंने आया था, है ना। अब समझिए, अब संविधान तैयार होने की प्रक्रिया का क्रम शुरू हो जाएगा। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया देख लीजिए कैसे कैसे हुआ। तो संविधान निर्माण, है ना, संविधान निर्माण, बार बार गलती लिखा जाता है। संविधान निर्माण बोले के चक्कर में गलती लिखा जाता है, लिखे पर ध्यान न रहता है। संविधान निर्माण, अब देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो होगा, इसमें जो कुल समय लगे थे वो लगे थे 2 साल 11 माह 18 दिन 18 डे कुल समय लगा था, टोटल समय लगा था संविधान को निर्माण करने में, है ना। और इसका जो कुल बैठक है, कुल बैठक 11 को, कुल कितने बैठक हुए? 11 बैठक हुए, 11 बैठक। और इस पर जो विचार विमर्श हुआ, है ना, संविधान के जो विचार जो बनाने में विचार विमर्श होता है ना, तो विचार विमर्श, जैसे शादी ब्याह होने से पहले घर में विचार विमर्श होता है, कहाँ होगा ना होगा, किसको कहाँ होगा, तो ये विचार विमर्श 114 दिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, 114 दिनों तक चला, 114 दिनों तक चला। इस पर 114 दिनों तक विचार विमर्श में। और इसमें कुल पैसा जो खर्चा हुआ था लगभग 60 लाख रुपया खर्च हुआ था, 60 लाख रुपया खर्च हुआ था। अब इन इतना 2 साल 11 महीना 18 दिन निर्माण होने में लगा, जिसमें कुल 11 बैठक हुए। इस पर विचार विमर्श हुआ, है ना। 114 दिन तक कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, किसका संविधान देखा जाए, है ना। तो हम जानते हैं कि कई देशों का, हमारा जो भारत का संविधान है कई देशों का मिश्रण है, इसलिए तो हमारा जो संविधान है वो क्या कहलाता है? उधारों का संविधान है ना, जहाँ तहाँ से मांग कर लेकर कंटेंट को अपने संविधान में अडॉप्ट कर दिया गया है, डाला गया है। तो है ना, 60 लाख रुपये खर्च हुए। अभी जब संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो एक महत्वपूर्ण डेट आता है, उस डेट का नाम है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे संविधान बनकर तैयार हो गया था और देश के महान विभूतियों ने इसे अंगीकार एवं अधिगृहित कर लिया था, यानी कि आत्मसमर्पण इसके प्रति कर दिया था, है ना, यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? 26 दिसंबर 1949 को मनाते हैं। अब इसमें कुल जितने दिन लगे उसमें क्या क्या थे, इस बात को समझिए। तो इस संविधान में कुल भाग, यानी कि 22 भाग बनाए गए थे। भाग जैसे कि चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसी प्रकार से 22 भाग था। इसमें 8 अनुसूची था, 395 अनुच्छेद थे, यानी कि आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, 22 भाग, है ना। अब दोस्तों, अब हम बताएं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसे आप लोगों ने अपना लिया था। लेकिन दोस्तों इसी दिन हमारे संविधान का कुछ आर्टिकल हमारे देश में लागू कर दिए गए थे। इसी दिन, जिस दिन अपनाया गया था उसी दिन, इस दिन कुछ आर्टिकल हमारे देश में लागू हुए थे, जिसमें से कुछ आर्टिकल हम आपको बताते हैं। देखिए, आर्टिकल
आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, आर्टिकल 9, आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 300 क्या बोलते हैं 88 और इसी प्रकार से और आर्टिकल शामिल किए गए थे, है ना। और इसके साथ साथ आर्टिकल 393 भी लागू कर दिए गए थे इसी के, है ना, इसी दिन लागू कर दिए गए थे। लेकिन इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था क्योंकि 26 नवंबर 1930 का एक ऐतिहासिक महत्व था। इस कारण इसको पूरे संविधान को लागू नहीं किया गया था। यही आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को इस पूरे संविधान को पूरे देश में पूर्ण रूप से लागू कर दिए गए थे। लागू करने के पश्चात, है ना, लागू करने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया था। लागू हो जाने के बाद हमारे देश का पहला चुनाव हमारे देश का पहला चुनाव यहाँ से काम करेगी, जिसमें, है ना, पहला चुनाव होगा जो कब होगा 1951-52 में, 51-52 में होगा, है ना। अब थोड़ा सा आर्टिकल को थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जो वर्तमान में है कुछ इसमें चेंज किए गए हैं, हो गए। भाग वही है, अनुसूची बढ़ाकर 8 से 12 कर दी गई है। तो वर्तमान समय में 22 भाग है। भाग में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, 22 भाग है। अनुसूची 12 हो गया है, अनुसूची की संख्या 12 कर दी गई है। और जो आर्टिकल लगभग 470 के आसपास, आर्टिकल 470 आर्टिकल्स है, यानी कि अनुसूची 12 और अनुच्छेद, दोनों बातें करनी हो, समझ आना भाई लोग। अनुच्छेद और अनुसूची निकाला नहीं झूठ हो गया, तो है ना। 470 आर्टिकल, 12 अनुसूची और 22 भाग। चलिए एक बार पुनः इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए ताकि दिमाग में बैठ जाए, है ना। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार आप रिवीजन करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को हर बार मिला है, चाहे जो भी परीक्षा हो, चंपरासी से लेकर यूपीएससी तक एकदम आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसको बढ़िया से एकदम ध्यान में, अपने आप में हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है और ये पूछा है। अगर आप लोग क्लास अगर बढ़िया लगा तो बताइएगा, इसे कहिएगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवाएंगे, है ना। चलिए तो एक बार इसको रिवीजन में कर लीजिए फटाक से। देखिए, प्रारूप समिति के बारे में हमने कल अध्ययन किया था। तो 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे पेश किया गया था। और पेश करने के बाद ये जो प्रस्तावना में जो था, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसमें महत्वपूर्ण जो बातें कही गई थी देश के हितों में, देश के हितों में तो संघीय राज की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ स्वायत्तों के पास होगी, जबकि प्रभुत्व यानी कि संप्रभुत्व जनता के हाथों में होगी। उसमें इस उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्ति विश्वास, धर्म, आस्था, संगठन की बातें कही गई थी। और हमारे देश में जो कई सारे दलित लोग, उच्च वर्ग बातें थी, तो उसमें से जो क्या बोलते हैं, कुछ अल्पसंख्यक हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए एवं अन्य जितने अनुसूचित कैटेगरी के, अनुसूचित जाति जनजाति में जो भी चीज़ जाते हैं, उनको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि वो समाज के मुख्य धारा में, कानून के समझ तो समानता है, समाज के मुख्य धारा में भी जुड़ सके, है ना। इसके लिए अब इसके बाद मुख्य रूप से जब ये बातें कही गई तो जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे, उन्होंने 22 जनवरी 1947 को इसे तन मन से स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो प्रारूप समिति का, है ना, गठन होगा। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ, प्रारूप समिति का गठन होगा, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर को चुने गए और इनके सहयोगी के रूप में अन्य 6 सदस्य को भी चुना गया, जिसमें से गोपाली स्वामी हो गए, कृष्णा स्वामी हो गए, डॉक्टर के मुंशी हो गए, सादुल्ला हो गए, एन माधवराव हो गए, BL मित्र की जगह इन्होंने स्थान लिया था, टी कृष्णाचार्य जिन्होंने टी चेतन का स्थान लिया था, है ना। इस प्रकार हमारे संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया चली वो 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर कंप्लीट हुआ। कुल 11 बैठकें हुई, जिसमें विचार विमर्श में 114 दिन तक समय गया। लगभग 60 लाख रुपया खर्च हुए और इन सब के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 के। उसी दिन इसका अडोप्ट कर लिया जाता है भारत के विभूतियों द्वारा, है ना। और इसी दिन कुछ आर्टिकल लागू कर दिए जाते हैं, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 393, है ना। और इसमें इस संविधान में टोटल 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है और 470 आर्टिकल हैं, है ना। और इस संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए गए थे दोस्तों। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात हम बताना भूल गए, कुछ इस दिन जो है
कुछ चीज़ें प्रमुख तथ्य और के रूप में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए अभी मिस्टेक से छूट गया था बताना, दिमाग में सोच लेते भूल गए थे। प्रमुख 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 तथ्य थोड़ा सा बता देते हैं, 2-4 को याद रखिएगा। जैसे 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय जो ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों, गीत एवं गान दोनों को अपनाया गया था, इनकी दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और इसमें एक और बात याद रखिएगा, मई 1949 राष्ट्रीय मंडल है ना, मई 1949 को राष्ट्रीय मंडल, याद रखिएगा काम देगा, राष्ट्रीय मंडल भारत के सदस्यता, राष्ट्रीय मंडल द्वारा भारत के सदस्यता ग्रहण किया गया था, भारत की सदस्यता ग्रहण की गई थी। और एक और डेट याद रखिएगा, 24 जन 1950 को, 24 मई 1950 को है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था ना, डॉक्टर राजेंद्र, टी.आर. राजेंद्र, ये तो याद ही रहता है सभी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। तो दोस्तों इस चैप्टर का कुछ है ना छोटा सा समझाने की कोशिश की। अगर हमारा क्लास अगर बहुत बढ़िया से अगर समझ में आ गया हो, कहीं पे कोई त्रुटि हो या फिर कोई बात समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। और हमारा अगर क्लास बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्त, अपने भाई, अपने सहेली जितना भी है उनको शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं और एक चैप्टर आपका ख़त्म हुआ, है ना, ख़त्म हुआ। और दोस्तों हम सोच रहे हैं कि 9th और 10th का भी हम करवा देते हैं, क्योंकि 9th 10th एक बेस है, एक आधार है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको भी करवाएं, जितना भी इसका सोशल साइंस का सिलेबस है उसको भी कराने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा यदि मन करेगा तो चलिए पूरे क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद, थैंक यू, है ना।